जय हिंद। वैदिक काल समाप्त हो चुका है। अब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ प्रवेश करेंगे। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने बात किया था इतिहास के बारे में, वैदिक काल के बारे में हमने बात किया था, वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमने बात किया था। बड़ी उत्सुकता रही होगी आपको यह जानने की कि मैंने पिछली क्लास में स्त्रियों के बारे में कहा था कि ऐसा क्या रीज़न, ऐसे क्या कारण रहे कि वैदिक काल में जिस स्त्री की स्थिति मजबूत और उत्तर वैदिक काल में उस स्त्री की स्थिति बिल्कुल गिरी हुई हो गई थी। स्त्रियों के हर कार्य से वंचित कर दिया गया था। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपकी उत्सुकता, आपकी जिज्ञासा जायज़ है, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अपने पर्सनल कार्य हुआ करते हैं, जिसकी वजह से मैं आपके समक्ष रोज़ वीडियो नहीं ला पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जब भी लाऊँ अपना 100% देने की कोशिश करूँ। चलिए बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल की। बात आज भी हम अर्थव्यवस्था से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वैदिक काल को पढ़ना है या उत्तर वैदिक काल को पढ़ें, या चाहे हम इतिहास के कभी किसी भी घटना का जिक्र करेंगे या किसी भी घटना पर पढ़ेंगे, किसी भी वंश के बारे में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। इतिहास में किसी भी वंश के बारे में चाहे कोई भी ऐतिहासिक घटना हो, अर्थव्यवस्था से जुड़ कर के ही चलेगी। तो इसलिए जब मैंने वैदिक काल पढ़ाया था तब भी आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, और आज जब मैं उत्तर वैदिक काल पढ़ाऊंगा आपको तब भी, इसमें भी हम जब उत्तर वैदिक काल डिस्कस कर रहे होंगे तो इसमें भी हम अर्थव्यवस्था का जिक्र जरूर करेंगे। अब अगर उत्तर वैदिक काल के समय की बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल का जो समय रहेगा वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। देखिए, मैंने कहा शिक्षा का जब उद्देश्य, जब तक आप नौकरी प्राप्त करना रखेंगे आपको शिक्षा नहीं आएगी और न ही नौकरी मिलेगी। तो शिक्षा का उद्देश्य सीखना, शिक्षा का उद्देश्य सीखना। अपना उद्देश्य ये बनाइए कि मुझे शिक्षा को पढ़ना नहीं है, सीखना है। और जिस दिन आप शिक्षा को सीखने लगेंगे, यकीन मानिए ऐसी 36 नौकरियां आपके आगे पीछे रहेंगी, क्योंकि इस देश को हुनरमंद लोगों की ज़रूरत है, रटू तोतों की ज़रूरत नहीं। ठीक है? तो नौकरियां भी उन्हें मिलती हैं जिन्होंने सीखा है, पढ़ाई को सीखा है, उन्होंने रटा नहीं, क्योंकि रटा आज रटेंगे कल भूल जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ो और पढ़ करके सीखो, क्योंकि किसी भी चीज़ को यदि आप सीख लेते हैं तो आप उसे जल्दी भूलते नहीं हैं। जैसे बचपन में आपने साइकिल चलाना पढ़ा नहीं है, सीखा है, इसलिए आज भी आप उसको भूले नहीं। इसीलिए पढ़ाई भी पढ़ना नहीं है, उसको सीखना है। आप क्लास 5 की, क्लास 7 की, क्लास 8 की अगर नोट्स बुक आपसे पूछी जाए कि आपने क्या लिखा था, चाहे वो इतिहास की रही हो, चाहे वो केमिस्ट्री की रही हो, चाहे वो साइंस की रही हो, तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको पढ़ा था, सीखा नहीं। लेकिन जो आपने उस समय सीखा होगा वो आप आज तक नहीं भूले। इसलिए कहता हूँ कि पढ़ो मत, केवल रटो मत, उसको पढ़ो, पढ़ करके सीखो। यदि आप सीख गए तो नौकरी आपको अपने आप मिल जाएगी। तो हुनर अपने अंदर लेकर के आइए, नौकरी मिल जाएगी आपको। ठीक है? गुरु मंत्र, पंच लाइन। आगे बात करेंगे 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का यह टाइम पीरियड रहेगा उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल, अब धीरे धीरे हम ग्रामीण सभ्यता, हमने कहा था वैदिक काल का जो समय है वो ग्रामीण सभ्यता है, लेकिन जैसे जैसे आप अर्थव्यवस्था में मजबूत होते जाएंगे तो धीरे 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 नगरीकरण की तरफ बढ़ेंगे। तो उत्तर वैदिक काल, नगरीकरण की शुरुआत। ठीक है? नगरीकरण की शुरुआत। नगरीकरण, नगरीकरण से मतलब क्या होता है भाई? ठीक है? व्यवस्थित समुदाय, एक दृढ़ समुदाय, व्यवस्थित समुदाय, धीरे धीरे नगरीकरण की तरफ। इससे पहले क्या था? ग्राम था, विज था, जन था। ठीक है? ग्राम का जो होता था सबसे नीचे होता था कुल। ठीक है? कुल के बाद ठीक कुलपति होता था, ग्राम का ग्रामणी होता था, विश्व का विश्वपति और जन का जनपति हुआ करता था। अब धीरे 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 अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तो जन हो जाएंगे जनपद,
और फिर उससे बढ़िया सुधार होगा, उससे और बेहतर सुधार होगा, तो वही जनपद बन जाएंगे महाजनपद। यह है नगरीकरण, इसी को बोलते हैं नगरीकरण। जैसे कि आज आपके पास नौकरी नहीं है, तो अभी आप पहनोगे नॉर्मल जूता, सिंपल 400-500 वाला, लेकिन जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी उस दिन आपके पैरों में 5,000-10,000 का जूता होगा, अच्छी कंपनी का कोई जूता होगा। इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट, यही तो है। बात करते हैं नगरीकरण। नगरीकरण की शुरुआत है ये, नगरीकरण की शुरुआत। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यदि आप तैयारी कर रहे हो तभी आप पढ़ें, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी ये क्लास ले सकते हैं। इतिहास सिर्फ नौकरी प्राप्त करने वालों का विषय नहीं, यदि आप इसको सीख जाएंगे तो समाज में एक उच्च स्थान, यानी समाज से आप ऊपर हो जाएंगे, उठ जाएंगे, क्योंकि जो 4 व्यक्ति खड़े हैं आपके सामने, आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज है इतिहास के बारे में। ठीक है, नगरीकरण की क्या है शुरुआत है, उत्तर वैदिक काल नगरीकरण की शुरुआत क्यों हुआ? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बदल रही है। अर्थव्यवस्था क्यों बदल रही है कि 1000 ईसा पूर्व में, 1000 बीसी में क्या हुआ है, लोहे की खोज हो गई है। लोहे की खोज, लोहे की खोज, यही लोहे की खोज है, बस इसको ही पकड़ना है। ठीक है, वैदिक काल में मैंने कहा था गायों को पकड़ देना, अर्थव्यवस्था का आधार गाय थी, गाय को पकड़ लीजिए, आपको वैदिक काल समझ में आ जाएगा। आप लोहा पकड़ लीजिए, ठीक है, बस ये मानिए कि ये एक तरीके से क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, लोहा मिड पॉइंट है, यदि आप इधर चले जा रहे हैं तो आप वैदिक काल में चले जाएंगे, और आप इधर आ जाएंगे तो उत्तर वैदिक काल में चले जाएंगे। इसको बस बीच में रखिएगा, अगली बात समझ में। ठीक है, लोहा बीच में लिखिएगा, लोहा, लोहा के एक साइड में लिखिएगा उत्तर वैदिक काल, एक साइड में लिखिएगा वैदिक काल, बस इतना ही है, और कुछ नहीं करना है। लोहा पकड़ लेंगे, आपको उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लोहा। ठीक है, 1000 बीसी में लोहे की खोज हो गई, लोहे की खोज हुई थी कर्नाटक में। अभी उत्तर भारत में कैसे पहुंचा नहीं मालूम, ठीक है, पहुंच गया होगा कैसे भी, फिलहाल लोहे की खोज हो गई। अब जब लोहे की खोज होगी तो लोहे से बने औजार, लोहे से क्या बने, औजार, औजार, और लोहे से औजारों में ही बना था हल। ठीक है, अब हल, लोहे से बन गया हल। ठीक है, जब लोहे से हल बनाया गया तो अब क्या हो गई, कृषि। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था का आधार गाय नहीं है, अर्थव्यवस्था का आधार क्या हो गया, अर्थव्यवस्था का आधार हो गया कृषि। अब धीरे धीरे समुदाय क्या होता जाएगा, मजबूत, कृषि करोगे। ठीक है, अब केवल गाय पर डिपेंड नहीं है, अब हमारे पास कृषि भी है, और जब कृषि है तो अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिलेगी। अब हमारे पास स्वयं के खाने के लिए अनाज तो है ही, हम दूसरे को बेच भी सकते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, इसीलिए एक गाना बना था 90s के दशक का, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। सबसे पहले जो खेती की गई वो चावल की, सबसे पहला जो कृषि किया गया चावल की, उसके बाद कपास, ठीक है, और गेहूं। 90s के दशक के जो गाने बना करते थे वो अर्थव्यवस्था पर आधारित थे। आपने गाना सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। यूं ही नहीं बना दिया है, उस समय के गायकार, उस समय के लेखक पढ़े लिखे हुआ करते थे, गाना बनाया उन्होंने, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। सोना मतलब गेहूं, हीरा मतलब कपास। हीरा सोना वो नहीं जो निकल रहा है, वो तो ज्वालामुखी विस्फोटित होता है तो उसके अंदर से आपको, और कोयले की खदानों से हीरे मिलते हैं, वो नहीं। राइटर कहना क्या चाहता है देखिए, वो फसल रूपी जो सोना है वो उसकी बात कर रहा है, वो जिस सोने की बात कर रहा है वो गेहूं है, बाजरा है। जिस चांदी की वो बात कर रहा है वो कपास है। और जिस अर्थव्यवस्था में पूरी जनता, पूरी कम्युनिटी केवल गाय पर आधारित हो और उसको कृषि जैसा सहारा मिल जाए, तो उसके लिए सोना चांदी से ही बढ़कर है। अर्थव्यवस्था में बदलाव तो होगा ही। अब जब अर्थव्यवस्था में बदलाव, कपास की खेती, कपास से बनेगा क्या, जूट, कॉटन, कपास से क्या बनेगा भाई, ठीक है, कॉटन, या इसी को बोलेंगे वस्त्र, कपास से बनेगा क्या, वस्त्र। और भारत के वस्त्र दुनिया में विख्यात, भारत के कारीगर उत्कृष्ट, और इनमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान।
अब भारत के पास वस्त्र भी है, अनाज भी है। अब आयात होगा, निर्यात होगा। आयात निर्यात करेंगे अनाज, वस्त्र यूरोप में, और वहाँ से मिलेगा क्या? सोना, पैसा। तो इसलिए जब हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हैं, तो जब मैंने वैदिक काल पढ़ाया था आपको, तो वैदिक काल में मैंने कहा था मुद्रा जैसा कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो मुद्रा का प्रमाण मिलेगा आपको, मुद्रा का प्रमाण मिलेगा, मुद्रा का प्रमाण मिलेगा। अब मुद्रा का प्रमाण क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप पैसा बेच रहे, आप सामान बेच रहे हैं, और जब सामान बेच रहे हैं तो सामान के बदले आपको मुद्रा मिल रही है। मुद्रा के बदले में क्या है? सोना। पहले क्या था? वस्तु के बदले वस्तु। इकोनॉमी कमजोर है, इकोनॉमी जब कमजोर रहेगी तो मुद्रा कहाँ से बनाएंगे? अब आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करेंगे तो व्यापार में क्या मिलेगा? पैसा। लेकिन भारत में तो अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही है। तो मुद्रा का जिक्र देखने को मिलता है। मुद्रा दो है, निष्क और शतनाम, निष्क और सतनाम, ये दो मुद्राएं हैं, लेकिन चलन का कोई जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि सोना भारत की बहुत पुरानी प्रथा रही है कि भारत के अंदर सोना आता तो है पर बाहर नहीं जाता। पता नहीं यहाँ की महिलाओं के अंदर कितनी सहन शक्ति है कि जितना भी सोना आप उन्हें दे दीजिए वो हजम कर जाएंगी। लेकिन मजाल है, ठीक है, वो तो धन्य हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने नोटबंदी कर करके हर घर से पैसा निकलवा लिया। सैल्यूट है। वरना किसी स्त्री से आप 1 रुपया निकलवा के दिखाइए घर में, शाम को खाना नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो मुद्रा, मुद्रा के रूप में क्या आ रहा? सोना आ रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। इसीलिए हमको मुद्रा का देखने को तो मिलता है, प्रमाण तो है, लेकिन चलन का कोई साक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वस्तु विनिमय, जब महिलाएं देख रही हैं कि काम हमारा बाजरा के बदले गेहूं से हो जा रहा है तो पैसा देने की क्या जरूरत है? अभी लोग अनजान हैं। यह धीरे धीरे अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, धीरे धीरे हम नगरीकरण की तरफ चल रहे थे। और जब आदमी के पास पैसा आता है तो धीरे धीरे उसके रहन सहन, बोल चाल में बदलाव होने लगेगा, बोल चाल में बदलाव होने लगेगा। तो हम देखेंगे सामाजिक जीवन किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। सामाजिक जीवन की बात कर लेते हैं कि वैदिक काल में सामाजिक जीवन आप समझ गए होंगे। 1000 ईसा पूर्व में, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। 1000 ईसा पूर्व में जब लोहे की खोज होती है, और लोहे की खोज होते ही उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का सुधार देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था का सुधार देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि लोहे से बनाए गए औजार, और औजारों से क्या बनेंगे? हल। हलों से क्या की जाएगी? खेती। इससे पहले हमारे पास लकड़ी के हल और हमारे पास तांबे के हल उपस्थित हैं, लेकिन इनसे खेती नहीं की जा सकती क्योंकि तांबा नर्म होता है और यह जमीन में चल नहीं सकता। लकड़ी का हल क्या ही मिट्टी को तोड़ेगा। इसलिए लोहे का जब आविष्कार हुआ तो अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखने को मिला, और जब अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिला तो उत्तर वैदिक काल से हमको नगरीकरण व्यवस्था देखने को मिलेगी। सामाजिक सुधार होगा, और जब सामाजिक सुधार होगा तो राजा भी मजबूत होगा। लेकिन हम बात करेंगे उस स्थिति पर भी जो मैंने कहा था कि स्त्रियों की ऐसी क्या स्थिति रही, स्त्रियों की दशा क्यों गिराई, क्या वजह रहा। आइए बात करते हैं, सामाजिक स्थिति की बात कर लेते हैं, इसी में आपको समझाया जाएगा। ठीक है। तो बस क्या पकड़ना है? लोहा। अब लोहा आप पकड़ेंगे तो जैसे ही लोहा आया हाथ में आपके, तो आप उत्तर वैदिक काल की तरफ चले आइए। अर्थव्यवस्था का आधार गाय ना होकर के क्या हो गया? ठीक है, बीच में रखिए, बीच में रखिए लोहा। लोहा के एक साइड में लिखिएगा, ठीक है, इधर लिखिएगा वैदिक काल, वैदिक काल में लिखिएगा अर्थव्यवस्था का आधार गाय है। लोहा की खोज होते ही इधर उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि। ठीक है, इधर लिखिएगा लोहे से पहले अर्थव्यवस्था कमजोर, इधर से लिखिएगा अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुदृढ़, इधर लिखिएगा ग्रामीण। उत्तर वैदिक काल में लिखिएगा ग्रामीण सभ्यता है, जबकि लोहे की खोज होने के बाद उत्तर वैदिक काल में नगरीय सभ्यता का शुरुआत, नगरीकरण की शुरुआत। आगे चलते। सामाजिक व्यवस्था को देखा जाए। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था नंबर 1, जब इकोनॉमी मजबूत होगी पैसा आएगा,
तो संविधान बदले जाते हैं, रूल्स बदल जाते हैं, नियम बदल जाते हैं। बड़े आदमी के लिए नियम कुछ और होते हैं और गरीब के लिए नियम कुछ और होते हैं। इतिहास गवाह है कि नियम गरीबों के लिए ही बनाए जाते हैं, अमीरों के लिए तो सिर्फ नियम जैसा कुछ होता ही नहीं। आगे बात करते हैं। तो उसी प्रकार से जब सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो संविधान, हमने कहा कि जब वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था जब मजबूत नहीं रहेगी या कमज़ोर रहेगी तो जो धर्म की किताबें हैं यही संविधान का काम करेंगी। वैदिक काल में ऋग्वेद है, ऋग्वेद धर्म की पुस्तक संविधान का कार्य कर रही है। अब उत्तर वैदिक काल में, अब क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही है, नगरीयकरण की शुरुआत हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपके समय 2006 में अगर हम बात करें तो 2006 के समय का जो फ़ोन चल रहा था वो वर्तमान में आपके यूज़ में नहीं आ सकता है। आप उसको चलाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो पुराना मॉडल है, आपको आदत है नए मॉडल की, फास्ट इंटरनेट की। अब वो चलेगा 2G पर, है ना। तो उसी प्रकार से जब वैदिक काल की बात की जाए तो ऋग्वेद उस समय का संविधान है। अब नई चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत थी, अब समय आ गया था नई चीज़ों को जोड़ने का। तो सबसे पहले जो सामाजिक व्यवस्था में सुधार, सबसे पहले जो सामाजिक व्यवस्था में हम बदलाव देखते हैं वो है वेद त्रयी देखने को मिलता है हमको। अब आप सोचेंगे वेद त्रयी क्या है? तीन वेदों को मिला करके हम बोलते हैं वेद त्रयी। कौन कौन सा है भाई? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन तीनों वेदों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा? वेद त्रयी। यानी कि अब अर्थव्यवस्था मजबूत, नगरीयकरण की शुरुआत, तो संविधान की किताबों में भी बदलाव, धार्मिक किताबों में भी बदलाव। इन तीन वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद की बात की जाएगी। अब क्या होगा? देखो, ये किताबें ही बताएंगे हमको सारी व्यवस्था, ये ग्रंथ ही हमको बताएंगे सारी व्यवस्था, ये वेद ही हमको बताएंगे सारी व्यवस्था उस समय की। आगे बात करते हैं फटाफट। यजुर्वेद की बात करेंगे। देखिए, जब स्थिति मजबूत होगी, पैसा होगा आपके पास, तभी उत्सव होगा, तभी यज्ञ और अनुष्ठान भी होंगे। और जब घर में खाने को नहीं है तो कथा नहीं कहवाएंगे आप, मिलाद नहीं कहवाएंगे आप। जब पैसा आएगा, नौकरी लगेगी, तो घर में पार्टी भी होगी, यज्ञ अनुष्ठान भी होंगे और धार्मिक कार्य भी होंगे बड़ी धूमधाम से। यहाँ अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है धीरे धीरे, पैसा आ रहा है लोगों के पास, तो यज्ञ अनुष्ठान होंगे। और यज्ञ अनुष्ठान के लिए जब ज़्यादातर होंगे तो उसके लिए क्या होंगे? नियम और कानून बनेंगे। और उसी नियम और कानून को बताने के लिए क्या है? यजुर्वेद। तो इसमें क्या लिखा गया? यज्ञ और अनुष्ठान से जुड़े हुए कार्य। यज्ञ और अनुष्ठान से जुड़े हुए कार्य किसमें है? यजुर्वेद। उसके बाद सामवेद। और जब यज्ञ और अनुष्ठान करेंगे तो ईश्वर की महिमा का गायन भी तो करना है, ईश्वर को थैंक यू भी तो कहना है। एक अपनी लैंग्वेज होती है। आप अगर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी एक भक्ति और संगीत का जो माध्यम मिल जाए तो क्या ही इंटरनेट मिलता है भगवान से। आहा, बिल्कुल सीधा संपर्क। संगीत का माध्यम बना लें तो भगवान से लगता है भक्ति थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भगवान से भक्ति को बढ़ाने के लिए संगीत को माध्यम बनाया गया। और संगीत का जो पहला ग्रंथ लिखा गया भारत में, सामवेद, या इसको संगीत का ग्रंथ भी कहते हैं। सुरों का सबसे पहला प्रयोग सामवेद, संगीत का ग्रंथ। आगे अथर्ववेद के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जादू और टोना ही लिखा हुआ है। देखिए, समाज जब डेवलप होता है तो उसमें अच्छाइयों की अलावा बुराइयां भी होती है। तो जब कोई भी समाज विकसित हो रहा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारी अच्छाइयाँ भरी हों, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो उन्हीं बुराइयों के लिए इसमें उल्लेखित है। तो इसमें गलत क्या है?
तंत्र विद्या मंत्र विद्या अच्छे कार्यों के लिए भी हो सकती है और बुरे कार्यों के लिए भी हो सकती है। देखने का नजरिया है अपना अपना। तो उसी चीज़ों का उल्लेख किया गया अथर्ववेद में, इसलिए इसको जादू टोने का ग्रंथ कहा गया है। हालांकि सिर्फ जादू टोने का ग्रंथ ही नहीं अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर चिकित्सा व्यवस्था, नए मार्गों की खोज। आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? नया मार्ग, शॉर्ट रास्ता। आज हर व्यक्ति शॉर्ट रास्ता ढूंढना चाहता है, शॉर्टकट चाहता है, जल्दी से जल्दी। ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये उत्तर वैदिक काल से चला आ रहा है। तो भाई हर व्यक्ति को क्या करना था? एक सरल मार्ग की खोज करनी थी, जिससे जल्दी से जल्दी व्यापार को सुगम बनाया जा सके। उसी लिए ठीक है। तो अब एक बार उस रास्ते से गए, अगली बार और जाना है, तो इसको क्या कर लिया गया? नोट कर लिया गया। उसी का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। तो नए मार्गों की खोज की व्याख्या भी कौन करता है? अथर्ववेद। कृषि, कौन से सीजन में कौन सी फसल लगाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गेहूं का फसल आप बरसात में लगाएंगे सड़ जाएगा, और धान का अगर फसल आप बैसाख में लगाएंगे भीषण गर्मी में, तो सबसे ज़्यादा पानी लेने वाला अगर कोई फसल है तो चावल है। पानी नहीं दे पाएंगे। तो इस बात की समझ सिर्फ किसान को है कि किस मौसम में कौन सी फसल लगाएं तो सही उपज देगी। इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। सबके बस की बात नहीं है किसानी करना, कहना बहुत आसान है। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि तो हो रही है, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन से मौसम में कौन सी फसल को उगाना है। इसका उल्लेख किया गया अथर्ववेद में। बरसात में चावल लगाइए, ठंड के मौसम में गेहूं लगाइए, जेठ बैसाख के समय में ठीक है तरबूज खरबूज खरीफ फसलें, जायद की फसलें बोइए। तो ये अथर्ववेद में। कृषि का भी उल्लेख अथर्ववेद में। मकानों के बनाने के तरीके अथर्ववेद में। ये सारी चीज़ें अथर्ववेद में लिखी हुई है। ये सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है हमको। सामाजिक व्यवस्था में यज्ञ अनुष्ठानों की, ठीक, यज्ञ और अनुष्ठान, यज्ञ और अनुष्ठान और अनुष्ठान, यज्ञ और अनुष्ठान। अब यज्ञ और अनुष्ठान कराएगा कौन? यज्ञ और अनुष्ठान, मैंने कहा वैदिक काल की जब बात करूंगा तो स्त्रियां खुद ही स्वयं ही क्या कर ले रही थी? यज्ञ और अनुष्ठान। लेकिन जब पैसा होगा तो बाहर वाले को दिखाना भी तो है। और यदि घर का ही व्यक्ति घर के अंदर ही यज्ञ और अनुष्ठान का समापन कर देगा तो बाहर वाले को कैसे मालूम चलेगा कि आपके पास पैसा है? आज आदमी इसीलिए बर्बाद है क्योंकि वो कार्य से ज़्यादा दिखावा पसंद करता है, और हद से अधिक दिखावा इंसान को कर्जे में डुबो देता है। पंच लाइन। यज्ञ और अनुष्ठान, तो दिखावे के लिए क्या करना था? पंडित ब्राह्मणों को बुलाना था। तो ब्राह्मण लोग क्या कराएंगे? यज्ञ और अनुष्ठान। पैसा है ना, अर्थव्यवस्था मजबूत है, पैसा है, दे सकते हैं ब्राह्मण को। नहीं था तो स्त्री से, अब है तो ब्राह्मण आएंगे। तो ब्राह्मण आएंगे, क्या कराएंगे? यज्ञ अनुष्ठान। और जब यज्ञ अनुष्ठान ब्राह्मण कराएंगे तो ब्राह्मणों को क्या दिया जाएगा? उपहार। इसके बदले ब्राह्मणों को क्या मिलेगा? ब्राह्मण को क्या मिलेगा? उपहार। उपहार, और उपहार के रूप में कुछ भी मिल सकता है, गाय भैंस पैसा। और जिसको उपहार मिल रहा हो वो चाहेगा कि हमारा ये बिजनेस खत्म हो। तो अब धीरे धीरे ब्राह्मण वर्ग उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है? मजबूत। और जब ब्राह्मण वर्ग मजबूत हो रहा है तो आप खुद सोच सकते हैं क्या वो यह चाहेगा कि स्त्री उसके साथ खड़ी होकर के? बस यही कारण है स्त्रियों की स्थिति मजबूत होने के बावजूद भी कमज़ोर। और ये सबसे ज़्यादा कमजोरी दिखती है निचले तबके की स्त्री का, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग की स्त्री चल जाती थी, ब्राह्मण वर्ग की स्त्री शिक्षा का अधिकार था। लेकिन ब्राह्मण ये कैसे स्वीकार कर ले कि कोई निचले तबके की स्त्री आकर के उसके सामने उसके कंधे से कंधा मिला करके शिक्षा को ग्रहण करे, या उसके सामने आकर के यज्ञ अनुष्ठान के कार्यों को संपन्न करे? कदापि नहीं चाहेगा। और अगर वो नहीं चाहेगा तो इसके लिए क्या बनाएगा? नियम। और नियम को प्रमाण देने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए सहारा किसका लेगा? अगर केवल पंडित या केवल ब्राह्मण बोल देता इस बात को कि नहीं, स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो शायद उसकी बात को नकार दिया जाता है। लेकिन
उस समय मैंने कहा संविधान का आधार है वेद। तो किसी भी चीज़ को यदि आपको प्रमाणित करना है समाज के लिए, उसको धर्म से जोड़ दीजिए, सदा के लिए प्रमाणित हो जाएगी। यही किया ब्राह्मण ने स्त्रियों के लिए। मनुस्मृति जैसी पुस्तकें लाई, अथर्ववेद जैसी पुस्तकें लेकर के, अथर्ववेद जैसे वेद लिखे गए इस समय में, जिसमें लिखा गया कन्या जन्म की निंदा। फिर लगता है कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति में कुछ तो कमी रही है। तो ये ब्राह्मण वर्ग, यही ब्राह्मण, ये ब्राह्मण वर्ग ये चाहता ही नहीं था कि स्त्री इसके कंधे से कंधा मिला करके चले। जो इसके वर्ग की है वो तो ठीक है, उनको शिक्षा का अधिकार था, लेकिन जो निचले तबके की स्त्री थी उसको शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि अगर निचले तबके की स्त्री शिक्षा ले लेगी तो ब्राह्मण के साथ वाद विवाद करेगी, और ब्राह्मण को कदापि यह गवारा नहीं है। और अगर ब्राह्मण के साथ अगर स्त्री जीत गई तो यज्ञ अनुष्ठान के पावर राइट्स फिर स्त्री के हाथ में आ जाएंगे, और अगर स्त्री के हाथ में फिर यज्ञ और अनुष्ठान के पावर, यज्ञ और अनुष्ठान के राइट्स आ गए, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, ये उपहार मिलना बंद हो जाएगा। समझ गए होंगे अब आप, ये कारण रहा स्त्रियों के समाज में गिरावट का। अभी स्त्रियों की और बात करेंगे, गिरावट हुई तो क्या क्या गिरावट हुई। सामाजिक व्यवस्था आपने देख ली, 3 वेदों की रचना हो गई है, यज्ञ अनुष्ठान हो किया कराए जा रहे हैं। यज्ञ अनुष्ठान के साथ साथ में ठीक है ब्राह्मण वर्ग मजबूत हो रहा है। ब्राह्मण वर्ग जब मजबूत हो रहा है तो उनको यज्ञ अनुष्ठान के बदले में क्यों मजबूत हो रहा है? क्योंकि उपहार मिल रहा है, और जिसको उपहार में गायें मिल रही हो। अभी तो मैंने कहा अर्थव्यवस्था का आधार जरूर कृषि हो गई है, लेकिन गाय थोड़ी ना हटा दी जाएंगी। अभी भी सारे लोगों ने कृषि नहीं ना खत्म की है, कुछ लोगों का अर्थव्यवस्था का आधार आज भी गाय है। ब्राह्मण कभी नहीं चाहेगा इस बात को, तो ब्राह्मण वर्ग इस बात को नहीं चाहता कि इनकी स्थिति कमजोर हो। अब धीरे धीरे ही अपनी स्थिति को मजबूत ही बनाएंगे, और स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए स्त्री को कमजोर करना बहुत जरूरी है। अब हम समाज में स्त्री का स्थान देखेंगे, आगे बात करते हैं इसमें यज्ञ अनुष्ठान। फिर तीसरा, जो वैदिक सभ्यता में प्रिय देवता हैं इंद्र, अब वो प्रिय देवता नहीं रह गए, उनकी जगह पे प्रकृति के देवता, प्रकृति के संहारक प्रजापति मेन देवता, प्रिय देवता हो गए। प्रिय देवता कौन हो गए हैं? प्रजापति प्रिय देवता इस समय में। तो वैदिक काल में नेचर के अनुसार बदल रहा है सब कुछ। अर्थव्यवस्था के आधार देखिए कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो बदलाव आ रहे हैं। बदलाव ठीक है, लेकिन तुष्टीकरण यह ठीक नहीं है। बदलाव ठीक है, बदलाव होने चाहिए, लेकिन किसी की स्थिति को गिरा करके ये सही नहीं है। स्त्री की स्थिति को गिराया गया, ये सही नहीं। एक विशेष वर्ग को केवल मजबूत किया गया, ये भी सही नहीं है। दूसरा चीज, समाज में सबसे प्रिय देवता प्रजापति हो गए। अब ब्राह्मण वर्ग मजबूत हो रहा है, तो ब्राह्मण वर्ग के साथ साथ में एक वर्ग और भी है, क्षत्रिय वर्ग भी मजबूत हो रहा है। 2 वर्ग मजबूत हो रहे हैं, ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग। और जो मजबूत रहेगा वो नीचे वाले पर शासन करेगा, आधिपत्य रखेगा, नीचे वाले को दबा करके रखेगा। और जब किसी को दबा करके रखना है, अपने ऊपर वर्चस्व बना करके रखना है, तो नीचे वाले को कभी उठने मत दो। यही शासन की नीति है, और वही चलता चला आ रहा था अनवरत। फिर एक व्यक्ति उठता है निचले तबके से, और वो कहता है कि नहीं, मैंने शिक्षा को ग्रहण किया है और मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। उसने एक नया संविधान लिख दिया, और उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसने दलित समुदाय को नीचे से उठा करके
एक वर्ग विशेष के बराबर ला करके खड़ा कर दिया, भूचाल ला दिया, एक सामाजिक परिवर्तन किया। तभी तो मैं कहता हूँ वाकई शेरनी, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए कहते हैं शिक्षा को ग्रहण कीजिए, शिक्षित बनिए, तभी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। तो ये दो वर्ग, राजा मजबूत है, अब राजा को क्या मिलेगा? टैक्स। राजा के पास सेना भी, मंत्रिमंडल प्रॉपर मजबूत, सभा और समिति और ज़्यादा मजबूत, उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार। लेकिन ये दो लोग, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण वर्ग अपने आप को समाज से उत्कृष्ट दिखाने के लिए अपनी चीज़ों को भगवान से जोड़ जोड़ करके दिखाने की कोशिश, या धार्मिक चीज़ों से जोड़ करके दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला, टैक्स के लिए, भाई टैक्स तो सब पे लाजिम है, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय टैक्स नहीं देते थे। ब्राह्मण का कहना, वेदों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का जो धन होता है वह भिक्षा के समान है, और राजा भिक्षा नहीं देता। जो राजा है वो उसको भिक्षा आप देंगे, राजा भिक्षा नहीं लेगा। टर्म देखिए, लैंग्वेज देखिए, ब्राह्मण की तरीका है बदलने का। लेकिन समाज को एक सशक्त व्यक्ति की जरूरत भी है। अब ब्राह्मण टैक्स इस वजह से नहीं देंगे। अब जब क्षत्रियों ने देखा कि जब ब्राह्मण नहीं देते हैं तो हम भी तो समाज की सेवा कर रहे हैं, तो क्षत्रियों ने अपने लिए निकाला कि हम तो समाज की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, और जो रक्षा कर रहा है यदि आप वह टैक्स देगा तो फिर रक्षा कौन करेगा? राजा ने कहा ये बात तो भी सही कह रहा है, टैक्स दो लोग नहीं देंगे तो टैक्स देगा कौन? टैक्स देंगे वैश्य और शूद्र। सामाजिक परिवर्तन अभी से आपको देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव। अब स्त्रियों की बात करेंगे। बोर्ड मेरा भर गया, स्त्री जगह है नहीं, लेकिन फिर फटाफट डिस्कस करते हैं स्त्रियों के बारे में। अब स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आ गया क्यों गिर रही है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग नहीं चाहता है कि वह उनके साथ में खड़े हों। तो इसलिए सबसे पहला अंकुश लगाया गया, पर्दा प्रथा, चार दीवारी के अंदर रखा जाए स्त्री को। सबसे मजबूत नियम बनाया गया, पर्दा प्रथा, चार दीवारी के अंदर। और सबसे सोचा समझा, हम साजिश भी कहते हैं इसको, यदि स्त्री को पर्दे में रखा जाएगा उसके घर वालों को लगेगा कि यह सही है, लेकिन एक विशेष वर्ग की सोच ये है कि यदि इसको पर्दे में रखा जाएगा तो यह घर से बाहर नहीं आएगी, और जब घर से बाहर नहीं आएगी तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकेगी। आज आपके पास ऑनलाइन है, घर बैठ करके शिक्षा ले सकते हैं। अब वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की सोचिए, विद्यालय एक माध्यम है, एक विद्यालय माध्यम है, उसी से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। गुरु का होना आवश्यक है। घर में बैठ करके स्त्री शिक्षा कैसे ग्रहण करेगी? पहला। दूसरा, पुनर्विवाह पर रोक, पुनर्विवाह पर रोक। अब दूसरा, यदि पत्नी का पति मर जा रहा है तो उसका पुनर्विवाह नहीं होगा। आर्थिक चीज़ों में बदलाव होगा, सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ेगी सामाजिक परिवर्तन भी बढ़ता चलता है, कुरीतियाँ भी बढ़ती चलती हैं। अर्थव्यवस्था समाज के लिए जरूरी है, मजबूत करता है समाज को, लेकिन उसके साथ में कुछ कुरीतियाँ भी चलती हैं, जैसा आप देख रहे हैं। तो स्त्री का अगर पति मर गया तो उसका दूसरा विवाह नहीं, तो फिर ये सोचा गया यदि अगर दूसरा विवाह नहीं किया जाएगा तो इनकी स्थिति तो बढ़ती जाएगी। उसके लिए भी एक समाधान निकाला गया, और बहुत ही भारत में चर्चित सती प्रथा। सती प्रथा बहुत विवादित विषय, बहुत ही जाना माना विषय सती प्रथा। वर्चस्व कठोरता से लागू किया गया सती प्रथा। यदि पति की मृत्यु हो जा रही है तो पत्नी को जला दिया जाएगा, यही सती प्रथा है। हालांकि यह कुरीति जरूर है, लेकिन अगर बात की जाए सती प्रथा की, इसकी कहानी लंबी है।
फिर कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सती प्रथा को कठोरता से लागू किया गया। सबसे ज़्यादा सती प्रथा, सती होने वाली औरतें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेंगी। सती प्रथा को लागू कर दिया गया, बहुत ज़्यादा चला। शिक्षा का अधिकार खत्म। उपनयन संस्कार, 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार होगा, उनमें से जो शिक्षा का अधिकार होता है उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। तो स्त्रियों से उपनयन संस्कार छीन लिया गया है, उनका शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। और जब शिक्षित नहीं रहेंगी तो यज्ञ अनुष्ठान नहीं करेंगी, और जब यज्ञ अनुष्ठान नहीं करेंगी तो हमारा पावर सत्ता में बना रहेगा। ये सोचा समझा एक साजिश थी। और फिर उसको धर्म से जोड़ने के लिए क्या ला दिया गया, मनुस्मृति, जिसमें स्त्री को मैत्री संहिता लिखी गई उसके लिए, जिसमें स्त्री को शराब और जून की भांति पुरुष का तीसरा दोष बताया गया। तो ये स्त्रियों की स्थिति इस तरीके से इस समाज में बहुत गिरी हुई दिखाई पड़ती है, और लगातार स्त्रियों की स्थिति फिर लगातार गिरती चली गई। आगे चल करके राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। तो ये उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था का आधार लोहा, लोहा के आने से कृषि में बढ़ावा होने के कारण, ठीक है। अब धीरे धीरे ये किधर आ गए, गंगा दोआब का क्षेत्र। गंगा दोआब का क्षेत्र कृषि के लिए सबसे उपजाऊ जमीन है, और कृषि में उपज अच्छी तो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो नगरीकरण हुआ। नगरीकरण हुआ तो सामाजिक व्यवस्था में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो बस लोहा लिखना है, और लोहे की एक तरफ लिखिएगा वैदिक काल और एक तरफ लिखिएगा उत्तर वैदिक काल। तो आई होप आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हो मेरे द्वारा दी गई। ऐसे ही अन्य विषयों पर और जानकारी मेरे द्वारा दी जाती रहेगी। और ज़रूरी नहीं कि यदि आप किसी विशेष वर्ग या विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तभी आप मेरी क्लासेस देखिए। आप शिक्षा के लिए भी देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी देख सकते हैं। इतिहास जीवंत विषय है, जिंदा लोगों का विषय। ये मृतों में लिखे हुए जरूर मृत्यु भी हो सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने वाले जीवंत, आपके मस्तिष्क को जीवित करता है, आपके आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। पढ़िए, सीखिए इस चीज़ से। आगे हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। क्या ज़रूरत पड़ गई कि वैदिक काल का सनातन धर्म होने के कारण, आर्य धर्म होने के कारण, आर्य कुलीन वर्ग होने के कारण हमें नए धर्मों की आवश्यकता पड़ी। ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।